चलिए कंपेयर करते हैं हर एक स्मार्टफोन ब्रांड को 2024 में किस ब्रांड ने क्या किया, कहां गड़बड़ करी, क्या अच्छा किया। सबसे पहले बात करना चाहूंगा एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो कि ग्रोथ तो उसने बहुत अच्छी दिखाई, लेकिन फिर भी शायद उसके प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगते नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एप्पल की। एप्पल का आईफोन लिटरली एक अच्छा प्रोडक्ट रहता है, लेकिन क्या वाकई में क्या ये बेस्ट फोन का अवार्ड या बेस्ट फोन डिजर्व करता है? वेल नहीं, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल चीज के बारे में बात की जाए तो आपको आईफोन से बेटर चीज आपको एंड्रॉइड में देखने को मिल सकती है। एंड्रॉइड वाले फोन आज के समय में आपको बेटर कैमरा प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर बैटरी दे सकते हैं, और हाँ, चार्जिंग के मामले में हर एंड्रॉइड फोन आज के समय में एप्पल के आईफोन से यहाँ पे बेटर है। लेकिन फिर भी इंडिया में एप्पल का आईफोन बहुत ज्यादा बिकता है, और पीछे का रीजन EMI है। और यहाँ पे कई सारे लोग एप्पल को एक ब्रांड और स्टेटस सिंबल लेते हैं। वो कई सारे लोग सिर्फ दिखावे के लिए एक नया आईफोन को लेना पसंद करते हैं, लेकिन लिटरली क्या आईफोन उतनी वैल्यू डिजर्व करता है? बिल्कुल नहीं करता। बस एक कंडीशन मेरे को लगती है कि अगर कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स ही यूज करता है एप्पल के इकोसिस्टम में, तो वहाँ आईफोन एक सेंस बनाता है। लेकिन 90% लोग के लिए एंड्रॉइड के अंदर एक बेटर ऑप्शन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि एप्पल के आईफोन की कीमत आज के समय में बहुत ज्यादा है, और देख के कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाले समय में कम होगी। अब देखने वाली बात है सिलसिला यहाँ पे कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन इसके बाद बात करें तो एप्पल के बाद अगली जो कंपनी है वो है सैमसंग। यहाँ पे सैमसंग का देखा तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। साल की शुरुआत में गैलेक्सी S24 देखने को मिला था, साल के अंत तक आते आते मल्टीपल फोन देखने को मिले। मिड में उन्होंने अपना Z Fold 6, Z Flip 6 भी इंट्रोड्यूस किया था, और M सीरीज, A सीरीज, F सीरीज के भी फोन थे। देखो बेसिकली सैमसंग क्या करती है कि इस साल उसने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे कम प्रोडक्ट निकाले, और उसके अलावा रिलाई किया ज्यादातर फोन्स में एक्सिनोस का। देखो एक्सिनोस की बात समझ में आती है कि सैमसंग खुद उसे बनाती है और खुद का डिवीजन है, तो उसे एक्सिनोस यूज करना काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है, और पूरा कंट्रोल ये लोग एक्सिनोस के थ्रू रख सकते हैं। लेकिन बात यह कि एक्सिनोस प्रोसेसर उतने ज्यादा पावरफुल अब है नहीं जैसे वो स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक से compete कर सके। इवन मीडियाटेक के प्रोसेसर काफी ज्यादा बेटर हो चुके हैं, एक्सिनोस भी अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन से अभी भी पीछे। और स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर यूज कर रहे थे, जैसे कि एक दो फोन्स के अंदर उन्होंने 7 Gen 1 को यूज किया था, वो इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं था। यहाँ तक कि S24 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 1 Gen 3 को यूज किया गया था, और बाकी की S24 लाइनअप के अंदर इन्होंने एक्सिनोस यूज किया था। देखो कुछ चीजों के अंदर एक्सिनोस अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन ओवरऑल अभी भी गेम खेलने के लिए मेजोरिटी लोग के लिए है नहीं। और यहाँ पे सैमसंग को सबसे बड़ा चेंज करने की जरूरत है, एक्सिनोस को बेटर करे, या फिर अगर बेटर नहीं हो रहा तो उसका यूज कम करके स्नैपड्रैगन मीडियाटेक के जो नए प्रोसेसर से उनके ऊपर अगर फोन लाए तो बेटर चीज होगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस देखा तो प्रीमियम में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब बजट और मिड रेंज में आते हैं ना, वहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा ब्लोटवेयर के साथ आ जाता है। और खास तौर पे सैमसंग के जो बजट और मिड रेंज फोन होते हैं ना, वहाँ पे उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी लगती नहीं है। वहाँ पे अगर सैमसंग इंप्रूव करे और अपने बजट और मिड रेंज वाले सेक्शन को और ज्यादा बेटर करे तो बहुत अच्छी चीज है। और जहाँ पे सैमसंग ने काफी अच्छा काम किया, मैं बोलना चाहूंगा फोल्डेबल्स के अंदर एक रफ एंड टफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ तक कि S24 अल्ट्रा में कैमरास में काम करती है, अपडेट देने में इन लोग काम करते हैं। और हाँ, गैलेक्सी AI का इंट्रोडक्शन भी एक अच्छी चीज थी, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मल्टीपल चीजों को इन्होंने लीड किया। और अच्छी बात है कि जहां एप्पल वाले एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी ढंग से हर फोन में नहीं ला पाए, गैलेक्सी AI मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। ये कुछ चीजें जहां पे सैमसंग आगे निकलता है, लेकिन बजट और मिड रेंज वाले फोन्स पे थोड़ा फोकस करके उनको बेटर करे ना, बहुत सही चीज होगी सैमसंग के लिए। इसके बाद में आप लोगों से बात कर सकता हूँ गूगल के बारे में। हालांकि गूगल जैसी कंपनी इंडिया के अंदर इतना ज्यादा मोबाइल फोन्स नहीं बेचती, लेकिन पिक्सल फोन्स को इस साल उन्होंने इंडिया में बनाना शुरू किया, जिस वजह से जो पुराने पिक्सल के फोन्स थे वो थोड़े सस्ते रेट में लोगों को मिले। लेकिन सच बात है कि 9 सीरीज की कीमत बहुत ज्यादा है। आज भी जो गूगल है वो अपने टेंसर के ऊपर रिलाई करती है, जो एक तरह से रीब्रांडेड एक्सिनोस है। लेकिन पिक्सल के अंदर आपको AI वाली चीजें काफी अच्छी मिलती है, जिसके अंदर फोटोग्राफी के अंदर स्काई रिप्लेसमेंट एडिटिंग करना वो अच्छा है। कैमरास के अंदर गूगल यहाँ पे काम करता है। लेकिन अभी भी जो पिक्सल के प्रोडक्ट्स है वो इंडिया के ऑडियंस के हिसाब से मेरे को प्रॉपर डिजाइन देखते हुए नहीं लगते। उन पे आप गेमिंग नहीं कर सकते, और कई फोन्स के अंदर ओवरऑल हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी रहती है। देखा है मैंने, पिक्सल फोन्स अच्छे रहते हैं, लेकिन उनको और ज्यादा रिफाइनमेंट की जरूरत है। और एक चीज देखिए कि पिक्सल के फोन्स की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर वो अपने फोन की कीमत थोड़ी कम करे तो शायद मार्केट में एक अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के समय में पिक्सल वाले डायरेक्टली एप्पल के आईफोन से कम्पीट करते हैं। लेकिन एप्पल जैसी ब्रांड वैल्यू गूगल यहाँ पे कैरी नहीं करता मोबाइल फोन्स में, इस वजह से चीजें यहाँ पे लूज हो जाती है। अगर पिक्सल अपनी प्राइसिंग को थोड़ा कंट्रोल करे, प्रोडक्ट्स थोड़ा सा बेटर करे, चिप्स को थोड़ा एडवांस करे, खास तौर पे टेंसर के अंदर एक्सिनोस की वजह किसी और पे अगर रिलाई करे तो एक बेटर चीज होगी। इसके अलावा AI में एक अच्छा काम कर रहे हैं, और ढेर सारी अपडेट से लोग लेकर आते हैं, तो वो इन्होंने यहाँ पे एक सही चीज इधर करी है। लेकिन आज भी पिक्सल फोन नॉर्मली मेन स्ट्रीम जनता के लिए अभी भी नहीं है इधर। इसके बाद यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ एक ऐसी कंपनी की जो यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छा करती थी, लेकिन आज के समय में वो अपना रास्ता थोड़ा भटक चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi की। Xiaomi के अंदर
अगर देखा तो एक जमाने में काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी, काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देते थे। आज के समय में Xiaomi ये सब दिक्कत है कि अपने फोन की कीमत बहुत ज्यादा कर दी। Redmi Note 14 Pro Plus 30,000 रुपए के ऊपर का आता है और Note सीरीज भी काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। जब देखा तो Xiaomi ब्रांड के रूप में काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है। अब वो लिमिटेड फोन्स लॉन्च करते हैं, फोन्स की कीमत भी ज्यादा लगती है और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं Oppo या Vivo की स्ट्रेटेजी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अब जो उनके लिए ठीक लग रहा है वो है सही, लेकिन फिर भी जो एग्रेसिवनेस जो आया करती थी वो नहीं है। और प्रोडक्ट्स में भी देखा जाए तो कुछ हद तक आज भी इंप्रूवमेंट हो सकता है और खास तौर पे हाइपर ओएस के आने के बाद भी सॉफ्टवेयर वाली जो सिचुएशन होती है वो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। उम्मीद करते हैं कि हाइपर ओएस 2 में ज्यादा से ज्यादा चेंजेस हो और अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी Xiaomi थोड़ा सा और बेटर करे और मल्टीपल चीजें, जो कई सारे प्रोडक्ट्स वो लोग निकालते थे मोबाइल फोन के अलावा बहुत सारी चीजें करते थे, वो काफी सारी चीजें Xiaomi ने यहाँ पे करना कम कर दिए। देखने वाली बातें आने वाले समय में क्या रहता है, लेकिन ये एक चीज है जहाँ पे Xiaomi थोड़ा सा फोकस कर सकती है। इस बार उनसे जो ग्राउंड होता है थोड़ा सा लूज हुआ था। इसके बाद बात करना चाहूंगा Vivo की। Vivo टेक्निकली इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और उसका वन ऑफ द की रीजन है कि उनके प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो काफी सॉर्टेड और काफी अच्छा है। टी सीरीज के फोन्स यहाँ पे बजट मिड रेंज में मेरे को ठीक लगते हैं। T3 अल्ट्रा एक ऐसा फोन था जो यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा था। कैमरास के मामले में Vivo यहाँ पे काफी कमाल दिखा देता है। जब उसने Zeiss ब्रांडिंग को लेकर आया था अपने Vivo की V सीरीज के अंदर, वो एक अच्छा काम था। और इस साल X Fold निकाला, X100 Pro, X200 Pro निकाले और जो X सीरीज में जो कैमरास होते हैं ना वो लिटरली मार्केट में सबसे अच्छे कैमरास हैं। कभी भी आप चेक कर लेना Vivo के X सीरीज के कैमरास, उससे बेटर कैमरास आपको कहीं मिल नहीं सकते स्मार्टफोन स्पेस में। ये चीज है, उसके अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, बहुत ज्यादा R&D करते हैं और कैमरा क्वालिटी वो बहुत जबरदस्त देते हैं। हालांकि प्रॉब्लम बताऊं क्या लगती है, मेरे को लगता है कि Vivo यहाँ पे ऑफलाइन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है और कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको ना उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी उनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स में नहीं मिलती। क्योंकि कई बार क्या रहता है, अगर आप ऑफलाइन में होते हैं ना तो वहां पे आपके प्रोडक्ट के मार्जिन इतने ज्यादा अफेक्ट कर जाते हैं कि यहाँ पे फोन लोगों को महंगा पड़ता है। कुछ फोन Vivo के सही है, लेकिन मेजोरिटी फोन थोड़े से प्राइसी लगते हैं, जो कुछ समय के बाद जब उनकी प्राइसिंग डाउन होती है तब यहाँ पे मार्केट में चलते हैं। ये एक चीज Vivo के साथ देखिए। इसके साथ FunTouch OS के अंदर ये लोग और काम कर सकते हैं, क्लीन एक्सपीरियंस दे सकते हैं, अपडेट्स पे काम कर सकते हैं और इनका Origin OS भी मैंने देखा है। तो चाहूंगा कि FunTouch OS में Origin OS के कुछ फीचर्स अगर ये लोग इंक्लूड करें तो और बेटर चीज होगी। और हाँ, FunTouch OS को लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के पास लेकर जाते हो, अच्छी चीज है। इसके साथ Vivo के साथ बात कर सकता हूँ iQOO की। iQOO एक ऐसी कंपनी जो यहाँ पे कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रही है, फोन्स भी सही निकाल रही है, प्राइस पॉइंट इनका सही है और सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छा प्रोसेसर ये लोग डिलीवर करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये ट्रेंड 2025 में कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा एक सवाल है, क्योंकि इस साल उन्होंने मल्टीपल फोन्स मल्टीपल चीजें करी, लेकिन 2025 में ये लोग एंट्री करने वाले ऑफलाइन स्पेस में। और ऑफलाइन में अगर ये जाएंगे Vivo के स्टोर के थ्रू बेचेंगे तो देखने वाली बात है क्या ये अपनी प्राइसिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। iQOO 13 भी एक अच्छा फोन है और iQOO के मल्टीपल फोन्स आएंगे, लेकिन वो वैसी वैल्यू फॉर मनी कैरी कर पाएंगे जैसे अभी तक उन्होंने कैरी करी थी, ये देखने वाली बात है। इसके साथ ही आज भी iQOO के जो फोन्स होते हैं, खास तौर पे उसकी Z सीरीज जो रहती है वो पूरी Vivo की T सीरीज की रीब्रांड है। जो आपको Vivo में मिल रहा है वो आपको iQOO में मिलता है। सीधी बात है कि दोनों में से एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अब वो देखो जहां पे आपको प्रोडक्ट कम कीमत में मिल रहा है और वो जाके ले लो। हालांकि iQOO के अंदर बात है कि ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट को और लंबा कर सकते हैं और कैमरास पे इन्होंने काम किया अपने महंगे फोन्स के अंदर, लेकिन बजट मिड रेंज में भी थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है। ये चीज रहेगी iQOO के साथ। इसके साथ अब मैं बात कर सकता हूँ Realme की। Realme एक ऐसी कंपनी निकल गई 2024 में जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स लॉन्च करे, सबसे ज्यादा सीरीज लॉन्च करी और एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप को हर बार फर्स्ट दिखाना चाहती है। देखो, देखने सुनने में चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम बताओ मेरे को यहाँ पे क्या लगती है, यार जो Realme है ना, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये अपने प्रोडक्ट से लोगों को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी प्रोडक्ट में कैमरा अच्छा है तो दूसरे प्रोडक्ट में कैमरा खराब होगा, किसी में परफॉर्मेंस अच्छी है तो किसी में परफॉर्मेंस खराब है। Realme UI किसी में बहुत ज्यादा बग्स है, किसी के अंदर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही Realme GT 7 Pro लाए थे तो उसमें भी लोगों को कुछ इश्यूज थे, क्योंकि देख के ऐसा लग रहा था कंपनी जल्दीबाजी करके बहुत सारे फोन यहाँ पे निकाल रही है, जिससे एट द एंड ऑफ द डे लोगों का यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। यहाँ पे Realme को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और एक फोन 3-3 नामों से मिलता है। वो एक चीज है जो Realme यहाँ पे अगर कंट्रोल करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ Motorola की। Motorola ने इस साल बहुत सही काम किया, यहाँ पे कुछ अच्छे फोन्स निकाले, लेकिन जो बजट वाले फोन्स थे वो इतने ज्यादा पसंद नहीं आए लोगों। खास तौर पे G सीरीज वाले फोन्स में दम नहीं थी, वो मैं मानता हूँ। जो फोन्स अच्छे थे वो थे उसकी Edge सीरीज। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर में भी काम किया, लेकिन अभी भी अपडेट्स पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। लंबा अपडेट साइकिल यहाँ पे
प्रोवाइड करने की जरूरत है, और बजट फोन में जितने भी कैमरास आते हैं ना, वहां पे उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके साथ आफ्टर सेल सर्विस भी अभी भी मोटोरोला की उतनी ज्यादा खास नहीं है, यहाँ पर और भी काम हो सकता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा टेक्नो जैसी कंपनी की। टेक्नो ने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियम फोन्स को निकाला, लेकिन टेक्नो के साथ प्रॉब्लम ये कि ये बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को निकाल रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना ज्यादा सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि लोग आज भी टेक्नो को प्रीमियम ब्रांड नहीं समझते हैं, जिस वजह से भले ही फोल्डेबल निकाल दे, कुछ भी निकाल दे, टेक्नो की इमेज यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली। इसके साथ ही टेक्नो के साथ ये कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट पे काम करना चाहिए, अपडेट्स टाइम पर दें, और सॉफ्टवेयर को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सेम चीज मैं इन्फिनिक्स के साथ भी कहना चाहूंगा। इन्फिनिक्स जैसी कंपनी ने इस साल अच्छे फोन्स निकाले, हार्डवेयर सॉलिड दिया था, और इसके साथ ही इन्फिनिक्स के साथ एक अच्छी चीज ये थी कि प्राइस पॉइंट उसका अच्छा रहता है, वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, और 20,000 के अंदर अच्छे फोन है। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, सॉफ्टवेयर इनका दमदार नहीं और कैमरे पे काम करने की जरूरत है। 20,000 रुपए के नीचे अगर अच्छा सॉफ्टवेयर दे दे इन्फिनिक्स वाले और अपने कैमरास को इंप्रूव करे, एक बेटर चीज होगी। तो यार मेन चीज अब टेक्नो और इन्फिनिक्स की होगी। इसके साथ हमारी इंडियन कंपनी लावा के बारे में बात करना चाहूंगा। लावा के लिए साल इंटरेस्टिंग था, क्योंकि साल की शुरुआत में इन्होंने अपने ब्लेज सीरीज के फोन्स लॉन्च करे। एट द एंड आते आते इन्होंने अग्नि 3 भी निकाला, और अभी ब्लेज डुओ भी निकाला, जिसके अंदर कुछ इनोवेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिला, जिसके अंदर पीछे की तरफ आपको डिस्प्ले मिलता है। अब डिस्प्ले देखा जाए तो फोन के अंदर डालना एक अच्छी चीज है, देख के कुछ नया लगता है। हालांकि अग्नि 3 मैंने यूज किया था, और अग्नि 3 वाकई में एक अच्छा फोन लावा ने यहाँ पे डिलीवर किया। वो काम मेरे को बहुत अच्छा लगा लावा का, कि कुछ नया लेकर आ रहे हैं इंडिया के फोन मार्केट में, और लोगों को पसंद भी आ रहा है, और इवन उन्होंने हर जगह काम किया। लेकिन लावा और कहाँ काम कर सकता है, कैमरास अपने थोड़े और ज्यादा सुधार सकता है। इसके साथ ही जो ब्लेज सीरीज रहती है उसको भी थोड़ा और बेटर कर सकता है। बजट वाले फोन्स में चीजें और थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती है। इसके साथ ही जो हायर एंड मॉडल्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अग्नि 3 के बाद इनको ऊपर कोई मॉडल नहीं आता 25 से लेकर 30,000 तक। वहां पे और ज्यादा प्रोडक्ट्स ये लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नए चिपसेट के साथ खेल सकते हैं। अभी भी लावा का एक भी फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ नहीं आता, तो स्नैपड्रैगन के जो अच्छे प्रोसेसर है वो भी लावा यहाँ पे यूज कर सकता है। तो यार लावा के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, और अपडेट्स में फास्ट काम कर सकता है, ये मैं बोलूंगा। लेकिन जो चीज मेरे को लावा की अच्छी लगती है वो लगती है कि इसका क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते, वो मुझे लावा का बहुत अच्छा लगता है। ये चीज अगर लावा थोड़ा सा फोकस करे, पोर्टफोलियो अच्छा करे, चिपसेट्स अच्छे लेकर आए, और मार्केट में अच्छे फोन्स निकाले, तो एक बहुत बड़ा और सॉलिड चीज हो सकती है। तो खैर ये थी लावा। इसके बाद बात करूं वन प्लस की। वन प्लस का देखा तो साल लिमिटेड फोन्स लॉन्च करे, जो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम फोन निकालो, लेकिन ठीक निकालो। हालांकि वन प्लस के इस साल का जो सबसे बेकार फोन लगा वो था नॉट CE4 लाइट, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि नॉट CE4 सरप्राइजिंगली अच्छा था, नॉट 4 अच्छा था, 12R कंट्रोवर्शियल रहा थोड़ा फोन, लेकिन वो भी ठीक फोन था। इसके साथ वन प्लस 12 था। हाल ही में वन प्लस 13 भी 2025 में आने वाला है। वन प्लस के साथ चीज है कि थोड़ा सा इनके ऊपर जो भरोसा था वो छूट गया था, लेकिन अब ग्रीन लाइन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से वन प्लस एक अच्छा ग्रो कर ले सकता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन OS जो रहता है, जो पूरी की तरह से कलर OS बन चुका है, वहां पे क्लीन एक्सपीरियंस देखकर भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही वन प्लस ने इस साल अपना ओपन 2 भी नहीं निकाला। अगले साल ही अगर अपना ओपन या फोल्डेबल में कूदे तो एक बेहतरीन चीज हो सकती है। और इस साल वन प्लस की जो पोजीशन थी वो काफी ज्यादा गिरी थी वॉल्यूम और शिपमेंट्स में। यहाँ पे वन प्लस के पास 2025 पूरा कमबैक करने का ईयर हो सकता है, जहाँ पे लोग दोबारा से फ्लैगशिप कलर वाली चीज को दोबारा से इंट्रोड्यूस करें। ये चीज होगी वन प्लस के साथ। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं अब नथिंग जैसी कंपनी की, तो नथिंग के लिए साल बहुत इंटरेस्टिंग था, जहाँ एक टाइम पे वो क्लेम करते हैं कि हम लोग से फ्लैगशिप फोन निकालेंगे। तो इस साल नथिंग फोन 3 आए नहीं, उसकी जगह फोन 2 निकाला। फोन 2 साल की शुरुआत में अच्छा नहीं था, अपडेट आते आते फोन 2 एक अच्छा फोन बन गया। क्लीन एक्सपीरियंस है, यूनिक सॉफ्टवेयर है, कैमरा भी उसका सही हो गया। इसके अलावा आफ्टर सेल्स में उन्होंने एक्सपेंड किया, एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स खोले, मल्टीपल कलर्स निकाले फोन 2 के, वो चले। CMF फोन वो भी काफी इंटरेस्टिंग फोन मेरे को लगा, वो यहाँ पे चला। फोन 2A प्लस था जो अच्छा होना चाहिए था, उन्हें लग रहा था बिक जाएगा, लेकिन ये फोन बिल्कुल भी नहीं चला। CMF फोन 2A के दम पे पूरी कंपनी चली। देखना है फोन 3 में ये लोग क्या करते हैं, और फोन 3A के साथ कुछ अच्छी चीजें लाए और प्रोडक्ट थोड़ा और बेटर करें, बेटर चिपसेट्स को इंट्रोड्यूस करें, तो एक चीज रहेगी। इसके साथ ही इस साल नथिंग ने सिर्फ मीडियाटेक के प्रोसेसर को यूज किया। उम्मीद करता हूँ अगले साल ये स्नैपड्रैगन के साथ फोन 3 के अंदर कुछ कमाल करे तो बेहतरीन चीज है। लेकिन हाँ, नथिंग वाले अपनी जो ट्रैक रहता है ना, जिसपे वो चल पड़े, उस पे आज भी वहां पे कोशिश कर रहे हैं। तो यार ये होती नथिंग की कहानी। इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में बहुत सारी चीजें 2025 के लिए मैं प्रिंट कर सकता हूँ, जो आपको अक्रॉस द बोर्ड स्मार्टफोन के अंदर कॉमन देखने को मिलेंगी। पहली चीज तो है कि 10,000 रुपए के ऊपर आपको पूरा का पूरा 5G मार्केट देखने को मिलेगा, और इवन बजट में भी 8,000 9,000 में भी सिर्फ और सिर्फ 5G फोन ही मिलेंगे। 4G का जमाना पूरी तरीके से 2025 में खत्म हो जाएगा। कुछ बजट फोन हो सकते हैं 4G वाले, लेकिन 5G तो रहेगा। और यहाँ पे इंडिया के अंदर जियो का 5G, एयरटेल का 5G, BSNL का 5G और वोडाफोन
आइडिया का 5G, इनके अंदर कॉम्पिटिशन रहेगा और देखना होगा कि कौन सा फोन इन सबके 5G के साथ कंपैटिबल होता है। अगली चीज होगी AI की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हर एक कंपनी बहुत ज्यादा काम कर रही है और अपनी खुद की AI बनाई है। हाल ही में जिस कंपनी की AI यहाँ पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही वो थी यहाँ पे सैमसंग की गैलेक्सी AI। ओप्पो जैसी कंपनी ने भी कोशिश करा था लेकिन AI में वो कुछ कमाल दिखा नहीं पाए। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ओप्पो के बारे में इस वीडियो में अभी तक बात क्यों नहीं करी, तो सच बोलना चाहूंगा, ओप्पो का इस साल मेरे को एक भी फोन बिल्कुल पसंद नहीं है। लास्ट में जो फाइंड X8 सीरीज निकाली वही अच्छी लगी लेकिन वो प्रीमियम फ्लैगशिप है। उसके बाद जो फोन जो नॉर्मल जनता लेती है उसमें से एक भी फोन अच्छा नहीं है। लिटरली उन्होंने किसी भी फोन के अंदर ढंग का प्रोसेसर नहीं दिया, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फोन को IP69 के ऊपर प्रमोट किया, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर प्रमोट किया, ये सारी चीजें तो, और ये सारी चीजें उनकी चल भी गई लेकिन प्रोडक्ट वाइज वहां पे कोई काम नहीं था। ओप्पो का ऐसा कोई भी फोन नहीं जिसे यहाँ पे रिकमेंड किया जा सके। लास्ट में फाइंड X जो सीरीज निकाली वो एक अच्छी थी। तो खैर ओप्पो जैसी कंपनी भी यहाँ पे AI निकालेगी, वीवो निकालेगी, हर एक कंपनी अपनी AI पे यहाँ पे काम करेगी, लेकिन AI कितना ज्यादा गिमिक, कितना ज्यादा यूजफुल होता है वो एक देखने वाली बात है। कुछ जगह सर्कल टू सर जैसी चीजें, इमेज एडिटिंग करना यहाँ पे थोड़ा यूजफुल लगता है, लोग इसे यूज भी करते, कॉल समरीज करना और बेसिक चीजें देखा तो सबके अंदर आ रही है। और गूगल भी अपनी जेमिनी का यूज करके हर जगह सारी चीजों को लेकर आ रही है। तो यार ये भी एक चीज है यहाँ पे। तो हाँ यार 2025 इंटरेस्टिंग ईयर होगा, हालांकि कुछ बड़ा मेजर इनोवेशन वगैरह हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2025 के अंदर ये कंपनीज अगर अपने आप को बेटर करे, इंप्रूव करे और लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर सही वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करें, ये एक अच्छी बात होगी। आप लोगों को 2024 में कौन सी कंपनी कैसी लगी नीचे कमेंट बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।